सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम तज्जिया के साथ मैं हूं मुदस्सर इकबाल। नाजरीन, नैब ऑर्डिनेंस तरमीम 2019 जो है वो अब दस्तखत कर दिए गए हैं सदर ममलिकत की जानिब से। लेकिन जैसे ही ऑर्डिनेंस पास हुआ उसके बाद बड़ा एक मसला उठ रहा है कि असम्बली के अंदर इसको रोका जाएगा, ये कहना है अपोजिशन का। अदालत में इसके खिलाफ दरख्वास्त भी आ गई है सिंध हाई कोर्ट में। अब अगले आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि जिस मकसद के लिए ये ऑर्डिनेंस लाया गया है उस मकसद को पूरा किया जाएगा या जिस तरह से हुकूमत पर इल्ज़ाम तराशी की जा रही है और वो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि अपने लोगों को बचाने की कोशिश है। माजी में इमरान खान साहब मुसलसल ये बात करते आए हैं कि नैब जिन लोगों के खिलाफ इस वक्त शिकंजा कस रहा है और जिस तरह से कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो कानून और आइन के मुताबिक हो रही हैं। अब दो सरकारी अफसरान बहुत मशहूर हुए 2018 और 19 में, एक आहद चीमा साहब और एक फवाद हसन फवाद साहब। अब ये दोनों सरकारी अफसरान अगले आने वाले वक्त में अपनी सीट पर रहते हैं नहीं रहते, क्या मामला है? लेकिन इस ऑर्डिनेंस पे पास होने के बाद क्या सरकारी अफसरान को कोई पूछने वाला नहीं होगा? क्या जो हुकूमती स्कीम्स होंगी उन पर कोई घपला हुआ तो उनके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी? आज हम इस पर भी बात करेंगे। एक और बड़ी खबर है जो बोल न्यूज़ ने अपने 6 बजे के बुलेटिन में एक्सक्लूसिवली दी और वो थी लाहौर हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बरअक्स तकर्रियाँ हुई हैं। जाते जाते जो ऑनरेबल हाई कोर्ट लाहौर के चीफ जस्टिस सरदार शमीम साहब ने 4 मनपसंद अफराद को तकर्रियाँ उनकी की हैं और ये किस तरह से मुमकिन है इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार समी इब्राहिम साहब। समी साहब आपका बहुत शुक्रिया। और लाहौर हाई कोर्ट की स्टोरी पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मियाँ दाऊद हमारे कोर्ट रिपोर्टर मौजूद हैं, बड़ी स्टोरीज एक्सक्लूसिवली लेके आते हैं। साबिर शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं। साबिर शाह साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। समी साहब, आगाज़ आपसे कर लेते हैं। खान साहब कह रहे थे कि बिला रोक टोक हर एक के खिलाफ तहकीकात होंगी। अब जो ऑर्डिनेंस आया है इससे तो ये नहीं लग रहा है कि अब और तहकीकात तो होंगी लेकिन फिर चंद लोगों के खिलाफ, अवामी ओहदे रखने वालों के खिलाफ होंगी। सरकारी अफसरान बच जाएंगे, बिजनेस कम्युनिटी बच जाएगी। देखिए, दो इसके पहलू हैं। एक तो ये कि अपोजिशन ये कहती थी कि नैब को हुकूमत इस्तेमाल कर रही है अपना हमें तोड़ने के लिए और ये पॉलिटिकल विच हंटिंग कर रही है। रोज़ाना आप पिछले अखबारात उठा के देख लें, नैब पर एक बड़ी तनकीद थी कि जनाब इसके इख्तियारात नाजायज़ हैं। और इससे पहले पॉलिटिकल पार्टीज़ ने एक बिल जो एक शायद मीडिया की उस वक्त मुखालफत की वजह से अप्रूव नहीं हुआ था, उसको पास हुकूमत नहीं कर सकी। उसमें भी ये था कि जी गिरफ्तारी का इख्तियार ले लिया जाए, जो फिज़िकल रिमांड है वो 3 महीने की बजाय उसकी मुद्दत कम कर दी जाए, और जो सरकारी मुलाजमीन हैं जी वो अब काम नहीं करते दफातर में, इसलिए वो डरते हैं कि नैब पकड़ लेगा आके उन्हें। ये एक वो चीज़ें हैं जो पूरी कौम सुनती रही। और ये सब कुछ किसने किया? ये आप उठा के देख लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उठा के देख लें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, ये तो उनका ये था। अब वो भले जो मर्जी कहें लेकिन ये रिकॉर्ड पे बात है। अब आपने जो दूसरी बात कही आ जाए, देखें ये बात भी सच है कि हुकूमत के अंदर इमरान खान साहब के इर्द गिर्द कुछ ऐसे ब्यूरोक्रेट्स थे जिनके बारे में चेयरमैन नैब अब ये कह रहे थे कि ये हवाओं का रुख बदलने वाला है। और ख़ास तौर पर जो BRT का जो पेशावर का जो मंसूबा है उस पर रेफरेंस बनने वाला है, गिरफ्तारियां। और उसमें आज़म खान साहब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़े एक ऐसे हमें मिले हैं वो ब्यूरोक्रेट कि अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी अगर खुदा न खास्ता उन्हें कुछ हो गया तो पता नहीं पाकिस्तान का क्या होगा। खान साहब उनके बगैर चलने के लिए तैयार ही नहीं है। अब बहुत सारे अब ये जो वो रेफरेंस तैयार हुए और होने वाले थे, और इन सरकारी अफसरान की जब गिरफ्तारियों का टाइम और मौसम नज़दीक आया तो इन्होंने वो बात जो अपोजिशन पहले चीख रही थी और कह रही थी उसको उन्होंने इस नाम पर ये ऑर्डिनेंस इन्होंने इम्पोज कर दिया है कि जनाब ये तो हम इदारों को मजबूत करेंगे। वाइट कॉलर क्राइम की इन्वेस्टिगेशन जी FIA करेगा और ये तो उस इदारे को मजबूत होना चाहिए। ये नैब जो है ये एक पैरेलल कानून था और अब आपने नैब को अमली तौर पर ख़त्म कर दिया है। यानी आप देखें रेफरेंस की मंजूरी कौन देगा, सदर या गवर्नर? और भाई सदर भी एक सियासी जमात। आरिफ अलवी साहब जो हैं वो पूछे बगैर पान भी नहीं खाते, पानी भी नहीं पीते इमरान खान साहब से पूछे बगैर। और चौधरी सरवर की क्या मजाल है गवर्नर पंजाब की। और फिर अल्लाह ताला रहम करे, अब इमरान इस्माइल साहब ये तय करेंगे सिंध में बैठ के कि किसके खिलाफ हमने रेफरेंस करना है और किसके खिलाफ रेफरेंस नहीं करना। ये
ये कितना बड़ा मजाक है। ये बात दुरुस्त है कि पैरेलल निज़ाम नहीं होने चाहिए। आपके जो इदारे हैं प्राइम मिनिस्टर की, ये जो विजन था कि उनको हम स्ट्रॉन्ग करें, ये अपनी जगह पे ज़बरदस्त विजन, और ऐसा होना चाहिए। FIA में कैपेबिलिटी होनी चाहिए। वाइट कॉलर क्राइम और ये जो दूसरे जो मामलात हैं उनको FIA को ये देखना चाहिए। नैब होना नहीं चाहिए था, लेकिन हर चीज़ का एक कंटेक्स्ट होता है। ये तो एक ऐसा जनाब, ये रेवड़ियाँ बांटी गई हैं ना, ये तो कि आपने, अब आप कह रहे हैं जी सारे मुकदमे वापस चले जाएंगे। आप 2-1.5 साल आप क्या चीखते रहे और कूटते रहे और पीटते रहे। अब चीमा का केस भी वापस, अब हमजा शहबाज की भी जमानत चले, फिर आपने मान लें आप कि फिर आपने कोई ढील या डील दे दी है, इसको तस्लीम कर लें। मैं कहता हूं कि अगर हुकूमत ने अगर इस तरह से किया, क्योंकि ये सवाल उठ रहे हैं, अगर ऐसा किया है गवर्नमेंट ने, कोई बड़ा एक रिकंसिलिएशन इसका मकसद है, तो ये अच्छी बात है। इसको गवर्नमेंट शुड टेक पीपल ऑफ पाकिस्तान इनटू कॉन्फिडेंस। लेकिन ये जो वारदात की गई है ना, इसमें वो लोग जो बैठे हुए हैं टॉप पे और जिनके अब रेफरेंसेस फाइनल स्टेज पे थे और अब उनकी गिरफ्तारियां होने वाली थी, उन्होंने बड़े तरीके से काम कर दिया। अब अपोजिशन को, अब अपोजिशन वाले नई बात, यानी इस मुल्क की बिल्कुल एक चाल बेढंगी है। पहले कहते थे और जी नैब को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, नैब के इख्तियारात खत्म करें, नैब जो है वो हुकूमत के कहने पे। अब उन्होंने नैब को खत्म किया तो कहते हैं अदालत में जाएंगे कि जी नैब खत्म ना हो। मुदस्सर इकबाल, अल्लाह ताला हम पे रहम करे जी। लेकिन एक समी साहब, नैब के हवाले से जो मामला है, नैब पर सवालिया निशान तो उठते रहे, लेकिन अब नैब से जो इख्तियारात लेने के बाद सिर्फ अवामी नुमाइंदों के खिलाफ, साबिर शाह साहब, अवामी नुमाइंदों के खिलाफ सिर्फ नैब अब कार्रवाई कर पाएगा। अवामी नुमाइंदे तो बगैर सरकारी अफसरान के कुछ भी नहीं कर पाते हैं, बगैर बिजनेस कम्युनिटी के कुछ नहीं कर पाते हैं। इस वक्त भी जो रेफरेंसेस चल रहे हैं, चले मैं एक केस की बात कर लेते हैं, LNG केस के अंदर, उसमें बिजनेस कम्युनिटी भी है, सरकारी अफसरान भी हैं, सियासतदान भी हैं। तो फिर ये किस तरह से सेग्रीगेशन होगा कि ये इसको पकड़ लो, इसको छोड़ दो? मुदस्सर, बात यह है कि जब इमरान खान साहब ने हुकूमत संभाली थी अगस्त 2018 में गालिबन, तो पोजीशन ये थी कि दो तबकों से उन्हें बहुत ज़्यादा मुज़ामत का सामना था। बिज़नेस ख़त्म हो गया, जिनके पास पैसा था उन्होंने पैसे को होल्ड कर लिया, होलसेलर से लेकर रिटेलर तक बिल्कुल कारोबार जाम हो गया। दूसरा मसला ये था कि ब्यूरोक्रेट ने फ़ाइल पे साइन करने बंद कर दिए, कहा गया कि खौफ है। अब देखिए 35-40 साल नवाज शरीफ और यासिफ जरदारी इस तरह के लोग इक़्तिदार में रहे हैं, इन्होंने हज़ारों लोगों को आउट ऑफ मेरिट नौकरियां दी, और जब नौकरियां दी तो उसके बाद आंखें बंद कर ली। सोशल फाइबर तबाह हो गई, लोग इनके ज़ाती ग़ुलाम बन गए। अचानक आप आते हैं आके कहते हैं कि मैं अब पकड़ लूँगा, तो इसका मतलब ये है कि आपने गोया उनकी दुखती रख पे हाथ रख दिया। उन्होंने अरबों करोड़ों रुपए लूटे हुए हैं यार। यहाँ ASI, नायब तहसीलदार, पटवारी, ग्रेड 17, ग्रेड 18, जज, जर्नैल, बहुत सारे लोग इनके मरहूने मिन्नत रहे हैं और अभी भी हैं। इन्हीं के भर्ती किए हुए प्रोसिक्यूटर अभी भी नैब में बैठे हैं। मेरे कहने का मकसद ये है कि शायद उस वक़्त इमरान खान साहब ने ये सोचा होगा कि कौम मेरे साथ है, मैं ये कर लूँगा, हम भी उनके साथ थे कि करें। इमरान खान साहब बिल्कुल फेल हुए, और आज मैं आपको बात कह सकता हूँ, बुरा ना मनाइएगा मुदस्सर, सिस्टम जैम हो चुका है। अब सिस्टम इस तरह जैम हो चुका है कि सबसे ज़्यादा सिस्टम को चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है, जो तेल का काम देता है। मैं आपको छोटी सी गुजारिश करता चलूँ अपने ज़ाती सहाफ़ती तजुर्बे से कि 2002 में स्टेट बैंक ने एक सर्कुलर जारी किया जिसको BPT 29 कहते थे। उसके तहत 222 लोगों के सैकड़ों अरब रुपए माफ़ हुए। आज तक जुनेजो की हुकूमत से लेके अब तक 518 अरब रुपए बैंकों के माफ़ हो चुके हैं। बहुत दफ़ा केस लगा इफ्तिखार चौधरी के ज़माने में, इवन हमारे साकिब निसार साहब के ज़माने में, इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि जब आप बिजनेसमैन को हाथ डालेंगे ना तो उनके पास 2000 तरीके हैं, वो बिजनेस को जैम कर देंगे। अच्छा, मैं यहाँ पर मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपको काट रहा हूँ। बिजनेस जैम नहीं हुआ भाईजान, मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ। जो इंडिकेटर नजर आ रहे हैं, आप देखें ना, बिजनेस एट ईज, वर्ल्ड बैंक ने आपको 37 दर्जे ऊपर कर दिया। आज IMF ने यह कहा है कि आपका डेट फर्स्ट क्वार्टर में 88 से कम होकर आप 84% पे आ गया। आपका जो रुपया है डॉलर के मुकाबले में बिल आखिर अब वो मुस्तकम होना शुरू हुआ है। आपका करंट अकाउंट डेफिसिट खत्म हुआ है, आपकी एक्सपोर्ट, अब सिस्टम जैम उनका हुआ जो माल बनाते थे। ये एक परसेप्शन क्रिएट किया गया कि जनाब सिस्टम जैम। ये मेरी गुजारिश सुनिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है ना, आपने इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का जिक्र किया जो कि फेवरेबल नजर आ रहे हैं। हुआ ये है कि अभी पिछले
चंद दिन पहले हम एक दफ़ा फिर करंट अकाउंट डिफिसिट को कम करने के लिए बाहर जा रहे थे। हम बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की तारीफ़ें भी कर रहे थे, रेमिटेंसेस की बात भी कर रहे थे कि उन्हें फैसिलिटेट करें। हम इंपोर्ट्स को कम करने और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की बात भी कर रहे थे। इसका मतलब है कि ग्रास रूट लेवल पे करंट अकाउंट डिफिसिट और फिस्कल डिफिसिट वगैरह हमारे कम नहीं हो पा रहे। दूसरी बात, बेरोजगारी एक ऐसा शोबा है जिसमें हम सारे जानते हैं, कम से कम मीडिया को ले लें, बाकी शोबे ले लें। चले ये बहस और तरफ चली गई। मैं ये चला गया मामला सर, मैं अवाम के लेवल पे बात करना चाह रहा हूँ मुदस्सर। अच्छा मैं इस पे सुनिए, मैं आपको एक बात आप करके मैं बात जी, गिव मी अ सेकंड मुदस्सर जी सर। मैंने BPG 29 सर्कुलर की बात की थी। मैं आपके तवसत से अवाम को बताऊं और कुछ लोगों को याद करवाऊं कि उस ज़माने में जब लोन राइट ऑफ कमेटी बनी, कर्जे माफ़ करने वाली, तो उसमें भी मियां मंशा साहब के भांजे हमारे दोस्त थे, वो उस कमेटी के सरबराह थे और सैकड़ों अरब रुपया माफ़ हुआ और मैं उसकी रिपोर्टिंग डेली बेसिस पे करता था। तो फिर इमरान खान साहब मंशा साहब को कहा भी करते थे बहुत कुछ, फिर उनसे मिले भी। कहने का मकसद ये है कि जब तक आवाम तक पैसा नहीं आएगा, कम अज़ कम मौजूदा नौकरियां कायम रह जाएं, कम अज़ कम मौजूदा तनख्वाह पे लोग कायम रह जाएं, उस वक्त तक डिविडेंड्स नीचे नहीं आएंगे। मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, फिर मुदस्सर ओवर टू यू। एक सिर्फ बात कहूंगा कि ये परसेप्शन पैसे की बुनियाद पर मीडिया के जरिए क्रिएट करवाया गया कि जनाब ये मुल्क नहीं चल रहा आगे, ये आप माफ करें, नैब को खत्म करें। और क्योंकि वो जो बैठे हुए थे ऊपर, ये सारे बेसिकली चोर आपस में एक दूसरे के अजीज और अकारब रिश्तेदार और एक ग्रुप की तरह करते हैं, चाहे किसी भी सियासी जमात में हो। इन चोरों बदकारों ने बिल आखिर वो काम करवा लिया। अब अल्लाह ताला हम पे रहम करे और खुदा करे कि खान साहब के कह रहे थे कि मेरे लोग आ जाएं जो इन लोगों को फायदा उनको भी हो जाएगा, बहुत सारे लोगों को हो जाए। अच्छा, मैं मियां दाऊद आपकी स्टोरी की जानिब आएंगे। उस स्टोरी बड़ा है, इसको समाप्त करते हैं समी साहब। ये अगले आने वाले दिनों में ये नैब ऑर्डिनेंस का मामला जैसे जैसे आगे बढ़ेगा असम्बली में, और उस पर डिस्कस करते रहेंगे। एक और बड़ी अहम स्टोरी जो कुछ ही देर पहले बोल न्यूज़ की तो मियां दाऊद, ये क्या मामला हुआ कि सरदार शमीम साहब जाते जाते 4 मनपसंद अफराद को दे गए, तकर्री कर गए, भर्ती कर गए। ये दायरा इख्तियार उनका था, अगर था तो वो क्यों किया गया और इसको क्या आप चैलेंज हो सकता है? ये पहले तो ये बताएं कि कहानी क्या और ये कौन है 4 लोग? ये 4 लोग कुछ इस तरह से, इनमें एक तो हाईकोर्ट के साबिक जज साहब के बेटे हैं, अच्छा। सैयद फाहद इफ्तिखार साहब। ये कहानी कुछ इस तरीके से है कि लाहौर हाई कोर्ट का एक रूल 26 है जिसके तहत चीफ जस्टिस को ये इख्तियार हासिल था कि वो किसी भी शख्स को चाहे वो मैट्रिक पास है, चाहे वो मैट्रिक फेल है, चाहे वो FA पास है, चाहे वो FA फेल है, उसको लाहौर हाई कोर्ट में चाहे ग्रेड 17 पे लगा दें, चाहे ग्रेड 18 पे लगा दें, चाहे ग्रेड 20 पे लगा दें। एक सेकंड रुकिएगा यहाँ पे। ये कहां से आया ये इख्तियार? ये कोई किंगडम है जी, ये बादशाहत है। जी आज से पहले ये क्या जो हमारे ये लोग जो कर रहे हैं, ये 2016 से पहले ये बादशाही खानदान से हैं। जी बिल्कुल, ये 2016 से पहले ये बादशाहती थी और अब भी वो बादशाहत वाला इख्तियार थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करने की अटेम्प्ट की जाती है। अच्छा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये इख्तियार हमारे नुमाइंदों ने दिया, पार्लियामान ने दिया। जी बिल्कुल, ये अल्हम्दुलिल्लाह, सदके जावा मैं, सदके जाऊं पार्लियामान। बेसिकली ना ये कंट्रोवर्सी तब फाइनल हुई, सेटल हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब बराह रास्त भर्तियां की गई। तो वो भर्तियां सारी डायरेक्ट की गई थी, नेपोटिज्म थी, बहुत सारी फेवरेटिज्म थी उसमें, और वो मामला गया सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने ये क्लियर कट लिख दिया कि आला अदलिया, मतलब जितनी भी पाकिस्तान की हाई कोर्ट्स हैं, उनमें किसी भी चीफ जस्टिस को इंतजामी तौर पर यह इख्तियार हासिल नहीं है कि वो नेपोटिज्म की बुनियाद के ऊपर सवाबदीदी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए कोई बराह रास्त भर्ती करे। मेरे पास वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मौजूद है, मेरे सामने मौजूद है, उसके पैराग्राफ 47 में ये बात लिखी हुई है। जी जी जी, मैं आपको आगे बताता हूं उसी जजमेंट की रोशनी में। उसी जजमेंट के पैराग्राफ 47 में लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट लिखती है कि अगर आला अदलिया में इतनी बददियानती, बदइंतजामी और नेपोटिज्म होगी तो लोगों का अदलिया पर एतमाद उठ जाएगा। इसलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो सवाबदीदी इख्तियार के तहत भर्तियां की गई थी वो सारी कलअदम करार दे दी गई। और उस वक्त मिस्टर जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान एक इंतहाई नोबल फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। वो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हो चुके थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि ये उनके टन्योर से मुतल्लक फैसला आया है तो वो अखलाकी तौर पर अपने उस ओहदे से मुस्ताफी हो गए। अब 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रिंसिपल सेट कर दिया कि कोई भी हाई कोर्ट बराह रास्त भर्ती जो है वो नहीं कर सकेगी। लेकिन गुज़श्ता 2 बरसों में हाई कोर्ट में ऐसी कोई अटेम्प्ट नहीं हुई
पहले एक दफा माजी में 2 चीफ जस्टिस जो हैं 2016 के बाद उन्होंने की बराह रास्त भर्तियां, लेकिन जैसे ये चीज हाईलाइट हुई तो वो रोल बैक कर देगी। अब ये वही हरकत जो है, वही अमल जो है वो मौजूदा चीफ जस्टिस सरदार शमीम अहमद साहब की तरफ से दोहराया गया है। उनकी रिटायरमेंट में 4 दिन बाकी रह गए हैं और 4 दिन बाकी रहने से पहले वो ग्रेड 18 के ऊपर 3 बंदे और ग्रेड 17 के ऊपर एक जो है वो अफसर जो है वो भर्ती करके जा रहे हैं। और इन भर्तियों का लाहौर हाईकोर्ट में ना कोई इश्तिहार दिया गया, अखबार इश्तिहार जो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी है, ना कोई 14वें ग्रेड के लिए भी अब तो पेपर होते हैं, कोई टेस्ट नहीं हुआ, कोई इंटरव्यू नहीं हुआ, कोई एप्लीकेशन का नहीं पता, ये नहीं पता वो बंदा काबिल कितना है। समी साहब आप देखें, मुझे क्या मुदस्सर, मैंने सर मियां दाऊद के जज्बात इतने ज्यादा हैं जज्बात की बात नहीं है, आवाज आपकी सुन नहीं पाया। मैं सर कह रहा हूं 14वें ग्रेड के लिए भी हमारा बड़ा मौजूद अदारा है सर जी। मैं और हम देखें, हम वो ये हालत देख की तरफ से बहुत सारे फैसले आते हैं, शफाफियत की बात की जाती है, तो आपके लेकिन आप अपने ही अदारे में आप देख लें कि आप किस तरह मेरिट की धज्जियां उठाई जा रही है। सुनते नहीं है, मैं तो आपके हक में बात कर रहा था लेकिन आपने सुनी नहीं मेरी बात। जी आप क्या कह रहे थे मुझे सर? सर मैंने कहा पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत 14वें ग्रेड का मुलाजिम जो है वो बगैर नहीं होता टेस्ट के, यहाँ 18वें ग्रेड में हो गया है। अगर कोई तौहीन अदालत का मामला ना हो तो मैं जरूर चाहूंगा जवाब दे दीजिए। नहीं, लेकिन ये तौहीन अदालत का नहीं है, इसलिए कि ये किसी हम अदालती फैसले का जिक्र नहीं कर रहा है। लेकिन मैं देखें मुदस्सर, ये आपने जो बात कही है ना, ये बड़ा पेनफुल एक फैक्ट है कि बहुत सारे वो लोग जब उनकी तरफ उंगलियां उठती हैं तो वो अपने अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस टेक्निकलिटीज़ के पीछे छुप जाते हैं जाके। मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक मुकदमे की समाअत हो रही है, मैं वहां पर सुन रहा था, मुनीर मलिक साहब ये फरमा रहे थे कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, कोई सदर पाकिस्तान की मंजूरी के बगैर किसी जज की आप इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते कि उसके पास कितना माल है और उसके क्या एसेट्स हैं, क्योंकि ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पर ये कंप्रोमाइज़ होगा। हो सकता है उनकी बात ठीक हो, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पर हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं चाहते, लेकिन सर जी जो रियासत मदीना थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फरमाते हैं कि मेरी बेटी फातिमा भी अगर कुछ करेगी तो वो उसको वही उसी जो उसकी सज़ा है वो मिलेगी। और हज़रत उमर फ़ारूक से लोग ये पूछते थे कि ये चोगा इतना लंबा कैसे हो गई, ये कमीज़ इतनी लंबी कैसे बना ली, और यहाँ पर वो कहते हैं जी ये सदर पाकिस्तान की मंजूरी के बगैर अगर पता भी चल जाए कि ये प्रॉपर्टी है तो आप उस पर क्वेश्चन नहीं कर सकते। ये क्या हमने लेयर्स क्रिएट की हैं, ये डिस्क्रिमिनेट, इस यहाँ पर गरीब अगर कोई बर्बाद है ना जिसका कोई हक नहीं है तो वो गरीब आदमी है, वो गरीब आदमी है, वो सिर्फ गरीब आदमी, बाकी ये सारे जो है ना सवाल आपने उठाया कि ये किसने दिए इख्तियारात, हम उन इख्तियारात के हवाले से पिछले हफ्ते भी एक प्रोग्राम, मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, यहीं से कंटिन्यू ये इख्तियारात देने वाला कौन है और अब इन इख्तियारात का क्या तरीकाकार हो सकता है। ब्रेक लेते ना। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। साबिर शाह साहब, ये स्टोरी जो अभी मियां दाऊद बता रहे थे, अब उमूमन ये होता है कि लोग सिर्फ और सिर्फ ये बात करते हैं कि हमें इंसाफ मिल जाए। जब इंसाफ की बात आती है तो फौरी तौर पर अदालतों की जानिब लोग देखते हैं, और अगर अदालतों में इस किस्म का मामला हो जाए कि वहाँ पर इंसाफ ना हो किसी उस बंदे के साथ जिसका मेरिट बन रहा हो, तो फिर क्या कहा जाए उस रियासत में? मुदस्सर, बात यह है कि अगर सियासत और इंसाफ कूफे वाला हो और बात हम करें रियासत मदीना की तो कैसा कमाल है, और रोज़ कर रहे हैं हम सब। दूसरी बात यह है मेरे भाई कि जब आपको मालूम होगा कि मियां नवाज शरीफ ज़मानत पे बाहर जा चुके हैं, आपको ये भी मालूम होगा कि इनके ज़मानती हैं मियां शहबाज शरीफ, और कैसा कमाल है, उन पर ख़ुद अरबों रुपए की करप्शन के इल्ज़ामात हैं और उनका अपना एक बेटा और एक दमाद मफरूर है। तो कैसा कमाल ज़मानती है जिसकी ज़मानत भी कबूल की गई, और हम सब जानते हैं कि ना ज़मानती वापस आएगा ना मुलजिम आएगा। तो ये हुआ इंसाफ का हाल। मुदस्सर साहब, बात यह है कि इस वक्त मुल्क में तवाइफुल मुलूकी का दौर है। टिकटॉक पे अयाशियाँ हो रही हैं, ये भी आप जानते हैं। खड़े हैं गुलाम गर्दिशों में परी पैकरों के साए, शामें बड़ी खूबसूरत हैं, दिन बड़े मसरूफ़ हैं। इस यहाँ गरीब की किसी ने क्या सुननी, यहाँ किस मेरिट की बात करते हैं आप?
और भाई साहब इनमें से एक भी पकड़ा गया मैं सहाफत छोड़ दूंगा। चाहिए लेकिन मैं थोड़ा सा याद रखिए शाह साहब, ये तासुर ना जाए कि ये जो इस वक्त जो कुछ हो रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबल ये मौजूदा हुकूमत है। देखिए थोड़ा इमरान खान को देखें, ये जो पीछे जो कुछ यहाँ पर होता रहा है ना, उसका नतीजा हमें नजर आ रहा है। एक बात थोड़ा सा बेनिफिट मुझे गुजारिश करने थे मुझे। बिल्कुल इमरान खान 100% जिम्मेदार नहीं है। इमरान खान से तो मुझे टोटल एक ही इख्तलाफ कि यार आप तो बड़े समझदार आदमी, आपने बड़ी ज़िंदगी देखी, दुनिया आपको जानती है, आपको नहीं मालूम था कि ये सब कुछ इतना मुश्किल, और अगर मालूम था तो खान साहब फिर कर गुजरते। आज भी जो राज हैं दिल में निकाल दीजिए कि किसके कहने पे किसकी ज़मानत हुई, कहाँ से कहाँ गया, पैसा दे दिया जाएगा, कोई पैसा आएगा कि नहीं आएगा, ये दिल के राज बाहर निकाल दीजिए। ये ना हो कुछ और मुल्ज़िमों की ज़मानत भी हो जाए। बातें करें, आर्गुमेंट्स थे, मेडिकल रिपोर्ट्स थी, आइन और कानून के मुताबिक मैं आपको बात बताऊं, मेरी बात का बुरा ना मानिएगा। मैं आप और मैं सभी से बात सुनिए, आप और मैं जहां मजंग में चाय पीते हैं वहां एक अनपढ़ मुस्लिम लीग नूर का वर्कर आया। मैंने उसे कहा भाई ये प्लेटलेट क्या होते हैं? उन्होंने कहा जी जो भी होंगे ने प्लेटलेट, कभी 2000 होंगे, कभी 1000 होंगे, मियाँ साहब बाहर चले। यार मेरी बहन कैंसर से वफात पा गई, मैं जानता हूँ प्लेटलेट क्या होते हैं। उस बेचारी के प्लेटलेट गिरते थे, वो पानी का गिलास नहीं पकड़ सकती थी। यहाँ प्लेटलेट 2000 रह जाए, आप सड़कों पे फिर रहे हैं, आप हाथ हिला के लोगों का जवाब दे रहे हैं। बाकी बच्चे बैठे हुए थे हुकूमत में, एस्टैब्लिशमेंट में या जुडिशरी में। क्या मजाक हो रहा है? किस जगह से हम लोगों को बचाते फिरेंगे? मुझे मियां दाऊद से एक सवाल, इजाजत अगर जी मियां दाऊद, ये बड़ी आज आपने स्टोरी निकाली है, ये मुनीर बाजवा साहब को भी क्रेडिट जाता है जो हमारे नौजवान रिपोर्टर हैं, कि देखें जाते हुए एक 4 आदमियों की तकर्री। अब अल्लाह ताला रहम करे हम पर, क्या ज़रूरत थी ये चेहरे पर अपने खाक मलने की, इसकी कोई ज़रूरत थी नहीं। अब मुझे ये बताइए मैं कि ये बड़े बड़े लोग जो हैं, अब मियां नवाज शरीफ साहब की बीमारी का जिक्र हो रहा है, हफ्ते को भी अदालत लगती है, यहाँ पर हमजा साहब की ज़मानत भी हफ्ते वाले दिन ही हुई, और ये कहा गया कि ये जो बीमार लोग हैं इन सब की जी वो मांग ली है जी, डिटेल्स मांग ली है जी, और पता नहीं क्या होगा। वो आप मुझे जिक्र कर रहे थे किसी साहब का, जरा वो भी बता दें और सुनवा भी दें लोगों को। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि देखें ये जो स्टोरी है लाहौर हाई कोर्ट में बराह रास्त भर्तियों की, मौजूदा चीफ जस्टिस सरदार शमीम अहमद साहब जो अपने रिटायरमेंट से चंद दिन कबल करते गए हैं, इनके हवाले से पहले भी बड़ी मीडिया के ऊपर डिस्कशन होती रही है। लेकिन आप देखें कि हमजा शहबाज शरीफ साहब को छुट्टी के रोज़ प्रोटेक्शन बेल जो है वो दी गई थी, प्रोटेक्टिव बेल, छुट्टी के दिन प्रोटेक्टिव बेल दी गई, और एक मरतबा नहीं कई मरतबा इन सियासतदानों के लिए जो है वो छुट्टी के रोज़ अदालतें लगी हैं, बबांगे दोहल लगी हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि कई कैदी वो जेलों में मर गए, उसके बाद उनकी अदालतों में उनकी अपीलों की बारी आई। इसी तरह की ये स्टोरी है कि लाहौर हाई कोर्ट में एक कैदी है फैज़ान, वो कत्ल के मुकदमे का कैदी है, उसकी 1 साल से ज़मानत की दरख्वास्त पे समाअत ही नहीं हुई, और मुतअद्दिद मरतबा अदालत को यह बताया गया जेल हुकाम की तरफ से कि यह बंदा ब्लड कैंसर का मरीज है और इसकी वजह से बाकी कैदी मर जाएंगे। उसका बूढ़ा बाप रोज आता है अदालत में, रोज आके उसको तारीख दे दी जाती है, लेकिन किसी लाहौर हाई कोर्ट के किसी बेंच के सामने उस बेचारे का केस नहीं टेकअप हो रहा। ये पिछले दिनों फैज़ान के वालिद जो हैं वो आए हुए थे लाहौर हाई कोर्ट में, हमें पता चला, हमने उनका शॉर्ट रिकॉर्ड किया है, क्या उनकी सूरत हाल है। हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं वो जरा शॉर्ट सुनाइएगा कैदी फैज़ान के वालिद साहब का। सर बेगुनाह मेरे बच्चे उसके ज्यादती है सर मेरे ना, मैं गरीब आदमी हाँ, मेरी कोई सुनाई नहीं हो रही। बच्चा 2015 तो मेरा बीमार है पहले दा, ते ये मतलब है मेरे ना बहुत ज्यादती है, क्योंकि मेरा बच्चा बेगुनाह है, गरीब करके मेरे ते सारा जड़ा मतलब केस पाया गया। नहीं सर अभी तक कोई नहीं हुई, तो मैं तो मेरे को तो ये इधर लाहौर आना भी मुश्किल है। तो ये 1 साल हो गया है, बेगुनाह है या गुनाहगार है मामला। देखा समी साहब आपने भी सुना, ये देखें कि वो बेगुनाह 2015 की उसकी वो अपील चल रही है, और रिकॉर्ड के ऊपर वो डॉक्यूमेंट्स हैं अच्छा, जिसमें बताया जा रहा है कि ये बंदा ब्लड कैंसर का मरीज है, लेकिन चीफ जस्टिस सरदार शमीम अहमद साहब के पास इस मरीज के केस की समाअत करने के लिए वक्त नहीं है। छुट्टी के रोज वो सियासतदानों को प्रोटेक्टिव बेल्स दे सकते हैं। इन चीफ जस्टिस साहब के पास बड़े ही अदब के साथ
ये वक्त नहीं है कि वो इस तरह के मरीजों, इस तरह के कैदियों की अपीलों के लिए, और बेशुमार कैदी हैं उम्र कैद के जो बेचारे बेयारों को मददगार पड़े हैं, उनकी अपीलों पर समाअत ही नहीं हो रही लाहौर हाईकोर्ट के अंदर। उसके ऊपर कोई अदालती रिफॉर्म्स वाला काम नहीं किया। ये जाते जाते जजों के बेटे भर्ती करते जा रहे हैं, और वो भी इलीगल, और सरेआम इलीगलिटी करके जा रहे हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। मैं इस स्टोरी को वाइंड अप करते हुए चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस गुलजार अहमद साहब से, क्योंकि उनसे हमें बड़ी तवक्कुआत हैं, उनके पास एक लंबा टन्योर है, और हमें तवक्को है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है वो अदालती रिफॉर्म्स करेंगे, वो अदालती रिफॉर्म्स जिनका बराह रास्त आम साइलिन से ताल्लुक है। और इस तरह की जो इलीगल अपॉइंटमेंट्स लाहौर हाईकोर्ट में हो रही हैं या माजी में हो चुकी हैं, उनके ऊपर सो मोटो लेके उन ऐसे नकम्मे और करप्ट अफराद को बाहर निकालेंगे। ये तो कोई इख्तियार नहीं है ना कि एक चीफ जस्टिस जो है उसकी रिटायरमेंट करीब आई तो वो जाते जाते अपने पुराने दोस्तों के बच्चों को, बेटों को, भतीजों को नवाज के चला जाए। तो हमारी चीफ जस्टिस पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट है कि वो इस चीज़ का नोटिस लें, इस चीज़ को रिकॉर्ड पर लेकर आए, इस चीज़ को छानबीन करें कि कौन से लोग हैं, किन को नवाजा गया है लाहौर हाईकोर्ट के अंदर ये इलीगल रूल 26 के तहत अपॉइंटमेंट्स करके। कितने ही लोग होंगे कि अगर आपके नाम के साथ जरदारी हो, भुट्टो हो, शरीफ हो, कोई और कोई लंगड़ियाल हो, कोई खोसा हो, कोई और कोई नाम हो, कोई आप बड़े कोई यानी ऐसे खानदान से ताल्लुक हो आपका कि कोई बड़े लोग आपके साथ हों, आपका अजीज़ो अकारब हो, तो भाई आप हफ्ते को छोड़ें, आपको हर चीज इतवार को मिल जाएगी, हर चीज इतवार को भी मिल जाएगी, कुछ बंद नहीं होगा आपके लिए। गलियां हो जान सुनिया विच मिर्जा यार फिरे, ये है सूरत हाल। अगर कुछ नहीं है तो वो मुदस्सर गरीब के लिए कुछ नहीं है। यही प्रॉब्लम है पाकिस्तान। तो देखिए समी साहब, पाकिस्तान तो कितने ही दरखास्तें मियां दाऊद लेके आए हैं। कितने ही ऐसे लोग होंगे मियां दाऊद जो आप रोज जाते हैं, जो आते हैं वापस चले जाते हैं, कभी हड़ताल या कभी उनकी समाअत ही नहीं हो पाती, जैसे ये केस है। मुदस्सर भाई, लाहौर हाई कोर्ट में इस वक्त जो है वो एक हैजानी कैफियत है। उम्र कैद के किसी मुल्ज़म की सस्पेंशन या अपील पर समाअत नहीं हो रही। गुज़श्ता 3-4 साल से मैं आपको बता रहा हूं लाहौर हाई कोर्ट के अंदर उम्र कैद के कैदियों की ये सूरत हाल है। आप उनकी अपील खारिज कर दें, वो आगे सुप्रीम कोर्ट जाने वाले तो बने, ये अलमिया बना पड़ा। लेकिन किसी सतह के ऊपर जो अदालती सरबराह है वो इस बात की बात कर रहे हैं ना। देखें, ये आप पेंडेंसी की बात कर रहे हैं, ये तो जिधर भी जाएंगे ऐसा ही है। बहरहाल इसमें खोसा साहब ने बड़ा काम किया और मॉडल कोर्ट्स भी बनाए उन्होंने। बहुत सारे अजला में वो जो पेंडेंसी है केसेस की वो ख़त्म हुई। मोर देन 60,000 केसेस का उन्होंने फैसला किया। और ये इसमें जस्टिस मंसूर शाह साहब ने बड़ा हेल्प किया। उसमें उन्होंने जस्टिस खोसा साहब ने उनका जिक्र भी किया था और उनको बाकायदा वो उनको खराज तहसीन भी पेश किया था। तो काम हो भी रहे। लेकिन एक बात जो आज हमारा जो मौजू है, यहाँ पे जो कवानीन बनाए जाते हैं उनमें जो अमेंडमेंट की जाती है वो बड़े आदमियों को रिलीफ देने के लिए की जाती है। गरीब आदमी को सामने रख के कभी कोई कानून, मुझे ये बताया बिल्कुल सही सर, अमीर आदमी के लिए ऑर्डिनेंस जारी हो जाता है नैब के, और गरीब आदमी के लिए शायद उसकी तौहीन भी बड़े आदमी की, गरीब की तो कोई तौहीन ही नहीं है, इज्जत ही नहीं है। मुझे एक ब्रेक लेना है जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। दो बड़ी अहम खबरें हैं, ताउन तंजीम के हवाले से और दूसरा पाकिस्तान की इकोनॉमी की सूरत हाल के हवाले से हम बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ एक ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। हुकूमत पर सवाल भी उठते हैं, हुकूमत के पॉलिसीज़ के हवाले से तनकीद भी होती है, लेकिन कोई अच्छी खबर आए नाज़रीन वो खबर भी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो IMF पाकिस्तान के जो पहले 5 माह हैं मालियाती साल के, उसके हवाले से खबर ये दे रहा है कि अखराजात कम करने, बुनियादी बजट सरप्लस करने, टैक्स और गैर टैक्स महसूलात में इजाफा पाकिस्तान ने किया है। तो पाकिस्तान की ये सूरत हाल भी बहुत बेहतर है। मैं चाहूँगा इस पर शॉर्ट कमेंट ज़रूर दे समी साहब। लेकिन साथ ही साथ एक खबर और अच्छी है, वो खबर है कि इस्लामी तावन तंजीम जो OIC है उसका इजलास वज़रा ख़ारजा की सतह पर कश्मीर की सूरत हाल और जो भारत में तरमीमी शरीयत बिल है वो अप्रैल में पाकिस्तान में अब हो रहा है, और इसके जो बुनियादी तौर पर मेज़बानी है वो पाकिस्तान को दी जा रही है। सऊदी अरब की जानिब से ये इजलास बुलाया जा रहा है। ये दोनों खबरें तो पाकिस्तान की खारजा मामलात के लिए या मुआशी सूरत हाल के लिए वो बेहतर हैं। बड़ी देर से आई हैं ये खबरें, और देखें ये जो
कोलालमपुर जब नहीं गए इमरान खान साहब तो बहुत यार लोगों ने तनकीद की। इधर वो जिनका काम ही ये है कि बस सवेरे सवेरे उनके दिन का आगाज़ ही ये होता है कि बस तहरीक इंसाफ की हुकूमत नाकाम हो गई। उन्होंने कहा जी जाना चाहिए था, 2 ही तो मुल्क थे जिन्होंने कश्मीर पर पाकिस्तान का साथ दिया। लेकिन जो चीज़ें हमें जो स्कीम ऑफ थिंग्स नज़र आई है उसमें एक बड़ा एक प्लान करके जनरल कमर जावेद बाजवा और इमरान खान ने ये कोलालमपुर का इनिशिएटिव लिया और फिर उसके बाद सऊदी अरब को ये एहसास दिलाया कि आपकी लीडरशिप को कोई चैलेंज नहीं करता, लेकिन जो मुसलमानों के मामलात है उनको हाईलाइट करें। और सऊदी गवर्नमेंट ने इसको बड़े अच्छे तरीके से रिसीव किया। अब आप देखें कश्मीर पर OIC फॉरेन मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस जो है वो सऊदी अरब तलब कर रहा है और वेन्यू उसका इस्लामाबाद रखा गया और उसमें टर्की और मलेशिया के जो नुमाइंदगान हैं, जो वफूद हैं, वो शरीक हो रहे हैं। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भी पाकिस्तान आने वाले हैं। फिर उसके बाद तैयब एर्दोगान का दौरा, वो उसकी तारीखें भी तय हो रही हैं। तो ये एक ऐसी कामयाबी हासिल की है पाकिस्तान ने बड़े अच्छे अंदाज में, मुसलमान ममालिक के दरमियान एक कोई दरार भी नहीं पैदा होने दी। और जो कश्मीर का मसला है, जो डिस्क्रिमिनेटरी बिल है इंडिया में, उस पर भी गुफ्तगू शुरू हो रही है और एक मुसलमानों की एक आवाज़ आएगी। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन फिर ये डिपेंड करता है ना कि आप किससे इस पर तबसरा पूछेंगे। वो जो हमारे यार लोग हैं, वो जो दूसरे मोहल्ले में रहते हैं, पता ही है आपको उनका, उनसे पूछें, वो इसमें भी 100 कीड़े निकाल देंगे मुदस्सर। नहीं, वो तो शुरू है। आप सोशल मीडिया भी आप सफ़र करके आए, आप देखेंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें उसमें भी नज़र आ जाएगी समी साहब। अच्छा शाह साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये एक भारत पाकिस्तान के खारजा मामलात में तो बहुत बेहतर तौर पर रोल प्ले किया जा रहा था, इमरान खान साहब हो या वज़ीर ख़ारजा हो या उनके दफ्तर ख़ारजा हो। अब इसको किस तरह से आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में वज़ीर ख़ारजा की ये इजलास होगा OIC का, तो इससे क्या बेहतर नताइज पाकिस्तान गेन कर पाएगा, ख़ासतौर पर कश्मीर के मामले पर? बात यह मुदस्सर साहब, आपके पास चूँकि टाइम कम है और गालिबन आखिरी सेगमेंट है, तो मैं इशारों में ही बात कर देता हूँ कि अनकरीब मेरा ख्याल है सऊदी अरब और अरब अमारात से आपको कोई कर्जा या कोई इमदाद आने वाली है। ये बात मेरी नोट करके रखिएगा, ये क्लिप चला दीजिएगा। सही वजूहात में मैं नहीं जाता, क्योंकि वो फिर मेरे पे भी समी साहब इल्ज़ाम लगा देंगे आप कीड़े निकाल रहे हैं। बात यह है कि आपने आप पेशाजी, आप एक ऑनेस्ट आदमी है और आपकी जो भी बात है वो एक रैशनल की बुनियाद पर आप करते हैं, आप उस क्राउड का हिस्सा नहीं है। दूसरी बात है कि उस मोहल्ले के नहीं है। मैं मामूली सा बिजनेस को या IMF की वर्किंग को बड़ा मामूली सा समझता हूँ और सीखने की कोशिश करता हूँ, अगरचे सीख नहीं पाता। ये ज़हन में रखिए कि इकॉनमी की सबसे पहले बेहतरी के लिए एक चीज़ होती है कि हम टैक्स एक्सटॉर्शन तो नहीं कर रहे। एक्सटॉर्शन होती है बत्ताखोरी। ये ली जाता है उन्हीं लोगों से जो पहले टैक्स दे रहे हैं। टैक्स नए लोगों ने कितना दिया, कितने नए फाइलर्स आए, फाइलर्स तो इस हुकूमत में वाकई आए हैं। अभी तक टैक्स कितना आया नए लोगों से, इसकी क्या रेशो है टैक्स टू GDP, इसको देखना है। बिजली, गैस और ये सारी कीमतें जो हैं, इनका ना सिर्फ आवाम को फ़ायदा मिलता है अगर कम हो, बल्कि अगर ये कम हो तो फिर इंडस्ट्री लगती है, वरना इंडस्ट्री नहीं लगती। इंडस्ट्री लगे तो उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है, क्राइम कम होता है, वरना नहीं होता। आगे चलते हैं थोड़ी सी, क्योंकि मैं बहुत मुश्किल इकोनॉमिक टर्म्स यूज़ करनी शुरू कर दूंगा तो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको मेरे उस जार्गन की समझ नहीं आएगी। दूसरा, दोबारा आता हूँ इस्लामिक सरबराह कॉन्फ्रेंस की तरफ। 57 मुल्क है मुसलमान, 1.8 अरब मुसलमानों की पॉपुलेशन है। माशाल्लाह आपस में ताल्लुकात अच्छे हैं, लेकिन अगर आप इंडिया की इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट देखें इन 57 मुल्कों के साथ तो आप हैरान रह जाएंगे। इस पर मैंने तहकीकी खबरें भी दी कि वो बहुत ज़्यादा है, इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है। और एक बात, इंडिया आपके सामने ऑब्जर्वर भी है OIC में, और वो कह रहा है जनाब मुझे इस्लामी मुल्कों की तंजीम में इसलिए शामिल करें क्योंकि मेरे मुल्क में दुनिया भर के जो मुसलमान हैं उनकी 11% तादाद रहती है, तो मेरी से होनी चाहिए। जी हाँ। और आपने देखा एक और बात, कश्मीर के मामले में भी इंतहाई पुरस्रार, इंतहाई ज़ालिमाना खामोशी मुझे नज़र आई मुसलमान मुल्कों के मामले में। हालांकि वीडियोस भी आई, हालांकि YouTube वीडियोस भी आई, कोई बात ढकी छुपी नहीं। ये अमेरिकन कांग्रेस और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और बरतानिया के हाउस ऑफ कॉमन्स वगैरह, इन सब लोगों ने शोर डाला कि हमें जाने नहीं देते देखने के लिए कि वहाँ आपने क्या जुल्म किया है। तो मुसलमानों मुल्कों की जो खामोशी है वो बड़ी भयानक, बड़ी चलें अब देखते हैं कि मुसलमान ममालिक अपनी खामोशी तोड़ते हैं। उम्मीद तो नहीं रखता कि OIC से कोई काम होगा 1969 के बाद अब तक अच्छे की उम्मीद हम रखते हैं। आज तक देखिए, एक और बात मुदस्सर, आखिरी बात जी मुदस्सर, आखिरी बात देखिए, लबनान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, शाम, ये सारे इस्लामी ममालिक तबाह हो चुके जंगों में, बैरूत, लबनान, ये वो।
ओवैसी का किरदार अगर आपको कहीं पॉजिटिव नजर आया हो किसी एक मुल्क का, तो मुझे होने जा रहा है, पॉजिटिव होने जा रहा है। सऊदीज को इस बात का एहसास दिलाया प्राइम मिनिस्टर ने और जनरल कमर जावेद बाजवा। अल्लाह करे हो जाए, अल्लाह करे कि वैसे इमरान खान और जनरल कमर जावेद बाजवा एक ही वक्त में सऊदी अरब और यूएई के दौरे पे थे जब कुआलालंपुर में समिट हो रहा था। तो अल्लाह खैर करे। चले ये बेहतरी आने वाले दिनों में देखते हैं कि क्या इसकी बेहतरी हो जाए। समी साहब, मैं आपसे भी इजाज़त चाहूँगा। शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया, हमारे साथ साथ मौजूद थे। प्रोग्राम से मुदस्सर इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।